की विद्या और संजय को याद करते हुए अभिनव इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव 1 साल में खुद को बाकी उत्तराधिकारियों से कंपीट करने के काबिल बना पाएगा? क्या इस दौरान अभिनव को अधिराज और पृथ्वी जैसे कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ेगा, या फिर अभिनव किसी किलर के हाथों मारा जाएगा? क्या रंजय सचमुच किलर ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को कैंसिल कर पाएगा? अम्मा जी के पीछे कौन से पावरफुल लोग छुपे हुए हैं? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव आंखों में आंसू लिए हुए बोला, माँ, पापा, बस 1 साल और मैं आप लोगों का खोया हुआ सम्मान वापस लौटा कर रहूंगा। जिस गढ़वाल परिवार ने आप दोनों को बाहर निकाला, अगर मैंने उसी परिवार के घर में आप दोनों की मूर्ति नहीं लगवाई तो मेरा नाम भी टाइगर नहीं। ये कहते हुए अभिनव ने आंसू पोंछे और तुरंत पलटकर वहां से जाने लगा। फाइनली अभिनव हंसराज और बाकी लोगों के साथ वापस द क्राउन क्लब पहुंच गया था। जैसे कि उसे उम्मीद थी, प्लेन से उतरने से लेकर घर तक पहुंचने में उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सब कुछ शांत था, लेकिन फिर भी सतर्क रहते हुए उसने सिक्योरिटी को नहीं हटाया। कुछ ही घंटों के बाद रात हो चुकी थी। द क्राउन क्लब के पीछे की तरफ बने हुए बैम्बू कोर्टयार्ड में बिल्कुल शांति थी। अभिनव अनन्या के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में काफी अंधेरा था। टीवी बहुत कम वॉल्यूम में चल रही थी। अभिनव के बगल में लेटी हुई अनन्या रजाई के अंदर सिमटी हुई थी। अनन्या अभिनव को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अभिनव ने सीरियस टोन में जवाब दिया, मैं ऑलरेडी नहाकर आ चुका हूं। अनन्या कंफ्यूज होकर बोली, नहाकर आ चुके हो तो मैं क्या करूं? अभिनव दुखी होने की एक्टिंग करते हुए बोला, लोग कहते हैं कि नई नवेली शादी में पति पत्नी अगर कुछ दिनों के लिए बिछड़ जाए तो वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, लेकिन मुझसे दूर रहने से शायद तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़ा, ना ही तुम्हें मेरी याद आई, है ना? अनन्या ब्लश करते हुए अभिनव से बोली, बदमाश कहीं के, शट अप। और ये कहते हुए अनन्या ने अभिनव के कंधे पर जोर से काट लिया। अभिनव दर्द के मारे चिल्लाया और अगले पल उसने अनन्या को झटके से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मैं आज रात तुम्हें टूटकर प्यार करना चाहता हूं। टूटकर। इस वक्त उन दोनों की आंखें एक दूसरे में घुली हुई थी। हवा में चारों तरफ प्यार की खुशबू फैली हुई थी। अभिनव धीरे से आगे बढ़ता हुआ अपने होठ अनन्या के होठों के पास ले आया, लेकिन अनन्या ने अपना खूबसूरत हाथ बढ़ाकर अभिनव के होठों के ऊपर रख दिया और बोली, मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। अभिनव गहरी सांस छोड़कर बोला, लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। तुम्हारा मुझसे दिल भर चुका है ना? ठीक है, मुझे भी तुमसे प्यार नहीं करना। वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूं। गुड नाइट। यह सुनते ही अनन्या ने अपना हाथ हटा लिया। अभिनव ने भले ही गुड नाइट बोला था, लेकिन वो अभी भी अनन्या को ही देख रहा था। अनन्या के चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, जिसे देखकर अभिनव ने पूछा, क्या हुआ? अनन्या बोली, क्या तुम भूल गए? मैंने तुमसे फोन पर कहा था कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक न्यूज है। ये कहते ही अचानक अनन्या का चेहरा ब्लश करने लगा। इस ब्लशिंग को देख अभिनव एक्साइटेड हो गया। वो लगातार अनन्या को देखे जा रहा था। अनन्या ने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, अभी हमारी फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ने वाला है। ये सुनते ही अभिनव के दिमाग में एक धमाका सा हुआ और वो अपनी जगह पर लेटे लेटे बिल्कुल जम सा गया, मानो किसी ट्रांस में चला गया हो। अभिनव को ऐसी हालत में देखकर अनन्या घबरा गई और उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर हिलाते हुए बोली, अभिनव क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अभिनव धीरे से बोला, क्या कहा? एक बार फिर से कहो। अनन्या ने कहा, मैंने कहा कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अभिनव जोर से सर हिलाते हुए बोला, ये नहीं, उससे पहले वाली लाइन बोलो। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ने वाला है। ये सुनते ही अभिनव जोरों से हंस पड़ा।
उसके चेहरे पर इस वक्त खुशी, सरप्राइज, डिसबिलीव, कई तरह के एक्सप्रेशन थे। अगले ही पल अभिनव ने अनन्या को जोर से गले लगाया और चिल्लाते हुए बोला, हमारा बच्चा होने वाला है, हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आने वाला है, मैं पापा बनने वाला हूँ। अभिनव एक्साइटमेंट के मारे बिस्तर से उठा और नाचने लगा। अभिनव को नाचता देख अनन्या बहुत खुश थी। वो जोर जोर से हंस रही थी। अगले ही पल अभिनव अनन्या को अपनी गोदी में उठाकर कमरे में इधर उधर दौड़ाते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। अभिनव की ऐसी हरकत देखकर अनन्या घबरा गई और बोली, ओहो अभिनव, ये क्या कर रहे हो? मेरे पेट में बच्चा है। ये सुनते ही अभिनव तुरंत घबरा गया और अनन्या को बड़े आराम से बिस्तर पर लिटाते हुए बोला, हाँ, तुम्हारे पेट में बच्चा है, हमारा बच्चा है। ओह सॉरी, एक्साइटमेंट के मारे मैं थोड़ा भावुक हो गया। ये कहते हुए अभिनव ने तुरंत अपने गालों पर 2-3 बार थप्पड़ मारा और बोला, सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। हाँ, ये देखकर अनन्या हंस पड़ी। तभी अभिनव बोला, अनन्या, क्या लगता है, लड़का है या लड़की, और क्या वो लात मारने लगा है? अनन्या इरिटेट होकर बोली, बेवकूफ लड़के, अभी इस बात को 1 महीना भी नहीं हुआ, क्या बच्चा इतनी जल्दी लात मारने लगेगा? अभिनव तुरंत आगे की ओर झुका और अनन्या के पेट पर सर लगाते हुए बोला, हो सकता है कि लात मारने लगा, आखिर बच्चा किसका है? हालांकि अभिनव को अनन्या के पेट की गुड़गुड़ाहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसे ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक अनाथ की तरह जिंदगी बिताने के बाद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो खुद भी बाप बन सकेगा और एक बच्चे की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी। वो बचपन जो वो बचपन में ही खो चुका था, फाइनली लौटकर उसके पास आ रहा था। अभिनव उछलते हुए बोला, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं अनन्या। मेरा मन कर रहा है कि मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे पैरों में लाकर रख दूं। ये सुनकर अनन्या ने अभिनव को अपने पास खींचा और गले लगा लिया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा किसी ने नॉक किया। बाहर से हंसराज की टेंशन भरी आवाज आई, अभिनव, क्या हुआ? सब ठीक है? हंसराज का ऐसे मौके पर आना अभिनव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अपने एक्साइटमेंट छुपाते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, बस अनन्या थोड़ी सी प्रेग्नेंट है। लेकिन अपनी बात पूरी करते करते अभिनव का एक्साइटमेंट बाहर निकल ही आया। गेट के बाहर खड़ा हंसराज भी एक पल के लिए शॉक रह गया और फिर खुश होकर बोला, क्या अनन्या प्रेग्नेंट है? इसलिए तुम इतना शोर मचा रहे थे? जय भोले बाबा, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। मैं अभी जाकर दामोदर सर को बताता हूँ। ये कहते हुए हंसराज उछलते हुए वहां से भाग गया। हंसराज का रिएक्शन सुनकर अभिनव और अनन्या हंस पड़े। अभिनव मजाक में बोला, हंसराज जी तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, सच में हम दोनों से ज्यादा तो वही खुश लग रहे हैं। कुछ ही पलों के बाद पूरे बैम्बू कोर्टयार्ड में खुशी का माहौल छा गया था। लेकिन ठीक उसी वक्त दूर किसी होटल के एक अंधेरे से कमरे में एक सिगार अचानक जल उठा। सिगार का एक गहरा कश खींचकर हवा में धुआं उड़ाते हुए रंजय एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। कमरे में सिर्फ कंप्यूटर की ही रोशनी थी, जिस पर डार्क वेब का पेज खुला हुआ था। सिगार का एक और कश खींचते हुए रंजय ने कहा, कितने टाइम से मैंने इस अकाउंट को लॉगिन नहीं किया। काफी देर तक चुपचाप सिगार पीते हुए फाइनली रंजय ने दोनों हाथ उठाए और धीरे धीरे कीबोर्ड पर लॉगिन आईडी टाइप करने लगा। जैसे ही रंजय ने एंटर दबाया, उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान छा गई और वो गहरी आवाज में बोला, दामोदर, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस एक ही जिंदगी में तुम 3 बार मेरे एहसान तले दबोगे। ऑलरेडी तुम्हें और अभिनव को बचाने का एहसान मैं कर चुका हूं, और अब ये एक और एहसान। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर किलर ऑर्गेनाइजेशन का पेज खुल गया। रंजय के लॉगिन करते ही पूरी दुनिया में एक हड़कंप सा मच गया। अमेरिका के पेंटागन बिल्डिंग में सीक्रेट एजेंसीज के डिपार्टमेंट में एक शोर शराबा होने लगा था। वहां के कई टॉप एम्प्लॉइज इस वक्त
कंप्यूटर की स्क्रीन से चिपके हुए थे। उनमें से एक घबराते हुए बोला, वो आदमी वापस आ गया है। ठीक उसी वक्त मिडल ईस्ट में सऊदी प्रिंस के एक बड़े से महल के अंदर भी वही हाल था। रॉयल फैमिली के कई सारे मेंबर्स खौफ के मारे एक साथ कंप्यूटर को देख रहे थे। प्रिंस ने घबराते हुए कहा, वो अभी भी लगता है वो आदमी सचमुच वापस आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रही। दूसरी तरफ यूरोप के एक मिडिवल महल के अंदर बैठा एक बुजुर्ग आदमी सूट पहने हुए अचानक कांपते हुए उठा और बोला, ओह माय गॉड, दैट मैन रियली केम बैक। साथ ही चाइना और वियतनाम के पास एक आइलैंड पर बने एक चाइनीज मिलिट्री बेस का भी यही हाल था। मिलिट्री कैंप में बैठा हुआ एक चाइनीज जनरल मजे से शराब की बोतल गटक रहा था कि तभी अपने सामने कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते ही वो उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बोला, ओह, वो वापस आ गया। इसी तरह के कई सारे नजारे दुनिया के अलग अलग कोने में चल रहे थे। हर कोई डर के मारे कांपते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन से चिपका हुआ था। दुनिया के जो भी टॉप के लोग डार्क वेब पर किलर ऑर्गेनाइजेशन के पेज को देख रहे थे, वो इस वक्त घबराए हुए थे। जो आदमी पिछले 20 सालों से सिर्फ किस्से कहानियों में सिमटा हुआ था, वह आज फिर से हकीकत में लौट आया था। रंजय के केवल एक लॉगिन करने से डार्क वेब का पेज, जो कि हमेशा ही ब्लैक एंड व्हाइट में रहता था, खून के समुद्र जैसा बिल्कुल लाल कलर का हो गया। और अब तक डार्क वेब पर जो धराती के निशान बने हुए आ रहे थे, उनकी जगह एक बड़े से भैंसे के ऊपर बैठे हुए यमराज के सिंबल ने ले ली। टॉप 100 किलर्स लिस्ट में नंबर 1 रैंक वाला किलर यमराज 20 साल बाद वापस लौट के आ चुका था। पहली रैंक वाले किलर को यमराज का टाइटल किलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता था और ये टाइटल बाकी सभी किलर्स को हराकर ही हासिल किया जा सकता था। किसी भी कंपटीशन की तरह ये टाइटल अलग अलग लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन जब से रंजय ने कातिलों के इस दुनिया में कदम रखा था, तब से ये टाइटल उसके पास ही था। हालांकि पिछले 20 सालों से वो गायब था, इसके बावजूद भी कोई भी उसके टाइटल को नहीं छीन पाया था। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर रंजय के अगले मूव के ऊपर थी। हर कोई जानता था कि अगर रंजय वापस आया था तो उसका कोई कारण जरूर होगा। तभी रंजय ने डार्क वेब पर एक मैसेज टाइप करना शुरू किया और जैसे उसने एंटर दबाया, दुनिया को एक और जोरदार झटका लगा। रंजय ने मैसेज लिखा हुआ था, मृत्यु के देवता यमराज तुम सबको ऑर्डर देता है कि अभिनव गढ़वाल के ऊपर रखी गई सुपारी कैंसल होती है। अब अगर किसी ने भी अभिनव के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो उसे यमराज के दर्शन करने होंगे। और इसके कुछ ही देर बाद जैसे ही रंजय का अकाउंट लॉग आउट हुआ, डार्क वेब का वो पेज पहले की तरह दोबारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। लेकिन रंजय का वो मैसेज सबके दिलों में डर पैदा करके चला गया था। चारों तरफ अभिनव को लेकर स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था। आखिर अभिनव है कौन? भले ही वो गढ़वाल परिवार का उत्तराधिकारी है, लेकिन उसका नंबर 1 रैंक किलर यमराज से क्या कनेक्शन है? हा? लगता है अब ये मिशन कैंसिल ही करना पड़ेगा। किलर लिस्ट में कई सारे ऐसे पागल लोग भी शामिल थे जो बड़ी से बड़ी सरकार और मिलिट्री के आगे भी नहीं झुकते थे और अपने टारगेट को खत्म करके ही मानते थे। लेकिन वो लोग भी अब रंजय के एक अनाउंसमेंट की वजह से बिल्कुल चुप बैठ गए थे, क्योंकि सबको पता था कि रंजय से टकराना अपनी मौत की तरफ बढ़ने का एक श्योर शॉट रास्ता था। अगले 5 मिनट के अंदर ही किलर ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने पेज से अभिनव को मारने की मिशन को हटा दिया। ऐसा किलर ऑर्गेनाइजेशन के इतिहास में पहली बार हुआ था कि टारगेट के मरने से पहले या फिर सुपारी देने वाले की मर्जी के बिना ही मिशन को कैंसिल कर दिया गया था। दूसरी तरफ अपने अंधेरे कमरे में बैठे हुए रंजय ने सिगार का एक गहरा कश लिया और कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए अपने पास्ट को याद करने लगा। रंजय एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ बड़बड़ाते हुए बोला, 20 साल गुजर चुके हैं और जो उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अभी भी इतने डरे हुए होंगे। शायद मुझे 20 साल पहले नंबर 1 रैंक हासिल करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। मेरे उस एक हरकत की वजह से ही
किलर्स की पूरी दुनिया 20 साल पहले के उस वक्त में ही थम गई है। अपनी आधी बची हुई सिगार को रंजय ने एस्ट्रे में मसल दिया और अपने कंधे स्ट्रेच करते हुए मुस्कुराकर बोला, अभिनव, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। इसके आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना होगा। गढ़वाल परिवार में सब कुछ उतना सिंपल नहीं जितना तुम्हें दिख रहा होगा। दामोदर के लिए भी कुछ चीजें बहुत मुश्किल होती होगी, मैं सब जानता हूं। तभी रंजय ने टेबल पर रखी हुई एक बियर की बोतल उठाई और एक ही सांस में आधी बोतल गटक गया। अगले ही पल उसने बची हुई बियर अपने चेहरे और बालों पर उड़ेल दी। तब जाकर उसकी नींद पूरी तरह खुली और वो बोला, फाइनली मेरा ब्लैक प्रिजन में वापस जाने का टाइम आ चुका है। मेरे यहाँ होने से वहां की व्यवस्था ना बिगड़ जाए। अब आगे क्या होगा? आखिर क्या है रंजय की असली ताकत? दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होने के बावजूद भी रंजय गढ़वाल परिवार की गद्दी पर क्यों नहीं बैठ पाया? क्या रंजय के एक मैसेज से सचमुच अभिनव की जान बच जाएगी? क्या अभिनव और अनन्या पेरेंट्स बन पाएंगे या फिर उससे पहले ही अनन्या के ऊपर आ जाएगी कोई बड़ी मुसीबत? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। यूं तो आज आसमान में मौसम साफ था, लेकिन पिछली रात के रंजय के एक्शन की वजह से आज दुनिया भर में भारी भूचाल आने वाला था। वैंकूवर में परमार मैंशन के अंदर जब सुबह सुबह प्रताप की आंखें खुली तो वो नाइट गाउन में मुस्कुराता हुआ अपनी फ्रेंच विंडो से बाहर रिपेयर हो चुके महल को देख रहा था। किसी जमाने में ये कमरा उसके बाप शेर सिंह का बेडरूम हुआ करता था, लेकिन अब शेर सिंह के मरने के बाद प्रताप ने फैमिली को ओवरटेक कर लिया था। प्रताप चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए हुए बोला, अगर उस बास्टर्ड अभिनव ने पापा को ना मारा होता तो क्या मैं कभी इस कमरे में सो पाता? शायद नहीं, लेकिन फिर भी अभिनव, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। एक अच्छा बेटा होने के नाते मैं अपने पापा का बदला लेकर रहूंगा। तुम्हें मारने के लिए $1 बिलियन का खर्चा किया है मैंने। तुम्हें जगह जगह चूहे की तरह छुप छुप कर जीते देखकर इतनी खुशी होती है तो मैं बता नहीं सकता। अभिनव को परेशानियों में देखकर प्रताप पिछले कुछ दिनों से बहुत सुकून भरी नींद सो रहा था। तभी एक नौकर 3 नए इटली मेड सूट्स लेकर अंदर आया। उन सूट्स को देखते ही प्रताप खुश होते हुए बोला, अभिनव, जब तुम मरोगे ना तब तुम्हारे मामा तुम्हारे जाने के गम में ये व्हाइट 3 पीस सूट पहनकर तुम्हारा अंतिम संस्कार करने आएगा। हाँ। तभी किसी ने उसके कमरे का गेट नॉक किया। भले ही गेट खुला था, लेकिन इतनी सुबह प्रताप डिस्टर्ब होना नहीं चाहता था, इसलिए वो गुस्से में चिल्लाया, सब क्या सब बदतमीज है। इतना भी नहीं पता कि घर के मास्टर को सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं करते। तभी प्रताप का तीसरे नंबर का भाई घबराते हुए अंदर घुस आया और बोला, प्रताप, बहुत बड़ा कांड हो गया है। प्रताप गुस्से में चिल्लाया, क्या सुबह सुबह तुम्हारी नानी मर गई है? गेट आउट। झगड़े का माहौल बनता देख सूट लाया हुआ नौकर तुरंत बाहर भाग निकला। प्रताप का भाई गुस्से में चिल्लाया, लगता है पिताजी के कमरे में रहने से तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना बहुत पछताओगे। प्रताप ने अपने आप को शांत किया और गहरी सांस ली। पको। प्रताप के भाई ने कहा, कल रात डार्क वेब की किलर ऑर्गेनाइजेशन ने अभिनव को मारने की मिशन को कैंसिल कर दिया है। ये बात सुनते ही प्रताप का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया और फिर देखते ही देखते उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ने लगा। प्रताप को लगने लगा मानो उसका सर चक्कर खाकर घूमने लगा हो और वो लड़खड़ाकर पीछे की कुर्सी पर जा बैठा और बोला, ये कैसे हो सकता है? हमें बिना बताए अचानक वो मिशन कैंसिल कैसे कर सकते हैं? प्रताप के भाई ने कहा, आज मैंने जब सुबह सुबह उठकर डार्क वेब खोलकर चेक किया तो मिशन कैंसिल हो चुका था। प्रताप का गुस्सा बढ़ने लगा। वो कुर्सी पर जोर से हाथ मारकर बोला, साला, वो सीक्रेट किलर ऑर्गेनाइजेशन खुद को बड़ा प्रोफेशनल बताते हैं, लेकिन साले सब के सब चोर है। नॉनसेंस। उनका ही रूल है ना कि जब तक अभिनव मर नहीं जाता या फिर हम खुद से मिशन को वापस नहीं ले लेते तब तक वो अभिनव को छोड़ेंगे नहीं। गुस्से की वजह से प्रताप ने अपना जबड़ा इतनी जोर से भींचा कि उसकी जीभ कट गई और उसके मुंह से खून निकल आया। प्रताप की ऐसी हालत देख उसके भाई ने तुरंत आगे बढ़कर उसे थाम लिया
और बोला, बड़े भाई प्लीज शांत रहो, इतना गुस्सा मत करो, कहीं पिताजी की तरह तुम्हें भी हार्ट अटैक ना आ जाए, खून की उल्टियां ना होने लगे। लेकिन प्रताप ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और बोला, मैं गुस्सा कैसे नहीं हूं भाई, किलर ऑर्गेनाइजेशन वालों ने हमें धोखा दिया, बास्टर्ड्स। प्रताप का भाई बोला, दरअसल लोग बोल रहे हैं कि कल रात डार्क वेब पर रैंक 1 वाला किलर यमराज 20 साल बाद वापस आया था और उसने ही ये मिशन कैंसिल करने की धमकी किलर ऑर्गेनाइजेशन को दी है, जिसकी वजह से किलर ऑर्गेनाइजेशन ने डरकर चुपचाप उसकी बात मान भी ली। ये सुनकर प्रताप के गुस्से का पारा और भी हाई हो गया। उसे डार्क वेब और किलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसीलिए रंजय की ताकत का उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसे तो केवल इस बात से फर्क पड़ रहा था कि उन्होंने अभिनव को मारने का मिशन कैंसिल कर दिया था, वो भी केवल एक किलर की धमकी के डर से। प्रताप किसी घायल शेर की तरह चिल्लाते हुए बोला, क्या पूरी की पूरी किलर ऑर्गेनाइजेशन धोखेबाजों से भरी पड़ी है क्या, जो केवल एक आदमी के डर से पीछे हट गए? आखिर वो कर क्या रहे हैं? मैंने उन निकम्मों पर अपना $1 बिलियन पानी की तरह बहा दिया और बिना कोई नोटिस दिए उन लोगों ने मिशन कैंसिल भी कर दिया। ये कहते कहते अचानक प्रताप के मुंह से दोबारा खून निकलने लगा। प्रताप के पीले पड़ चुके चेहरे को देखकर उसके भाई ने घबराते हुए कहा, बड़े भाई तुम गुस्से की वजह से अपनी तबीयत खराब कर लोगे, प्लीज काम डाउन। लेकिन इस वक्त प्रताप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी अचानक उसे एक ख्याल आया और वो खुश होकर बोला, तो फिर एक काम करो, उन कमीनों को बोलो कि हमारे $1 बिलियन वापस लौटा दें। जब उन्होंने मिशन खुद ही कैंसिल कर दिया है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जाओ जल्दी जाओ। वैसे तो परमार फैमिली के लिए $1 बिलियन कोई खास बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन प्रताप ने यह सारा पैसा कैश में दिया था और किसी भी कंपनी के लिए $1 बिलियन का लिक्विड कैश होना बहुत फायदे की बात हो सकती थी। प्रताप के गुस्से को देखते हुए उसके भाई ने एक दबी हुई आवाज में कहा, एक्चुअली बड़े भाई मैं तुम्हें यही इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आया था। प्रताप ने एक झटके के साथ कहा, क्या यही बात? क्या तुम उनसे पैसे के बारे में पहली बात कर चुके हो? प्रताप के भाई ने एक कदम पीछे की ओर हटते हुए कहा, जैसे ही उन लोगों ने मिशन कैंसिल किया मेरे मन में भी पहला ख्याल यही आया कि पैसे वापस निकलवा लिए जाए, लेकिन उन लोगों ने कहा है कि पैसे वापस नहीं होंगे क्योंकि इस मिशन के कैंसिल होने में उन लोगों की कोई गलती नहीं है, बल्कि इस मिशन को खुद यमराज ने कैंसिल करवाया है। ये सुनते ही प्रताप गुस्से से उठा और उसने कुर्सी अपने भाई की ओर उठाकर फेंकी। प्रताप का भाई इस बात के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए वो तुरंत झुककर सेफली बच गया। प्रताप गुस्से में चिल्लाया, क्या बकवास है ये? अब यमराज इसमें कहां से आ गया? क्या वो लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? प्रताप के भाई ने जवाब दिया, दरअसल यमराज नंबर 1 रैंक वाले किलर का नाम है। और हाँ, एक बात और, उन लोगों ने यह भी कहा है कि अगर हम लोगों ने चुपचाप उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग उल्टा हम लोगों के खिलाफ एक नया मिशन लॉन्च कर देंगे जिसमें वो हम सबको मार डालेंगे। ये सुनते ही प्रताप का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया, मानो किसी ने उसके शरीर में से सारा खून निचोड़ लिया हो। प्रताप को अचानक चक्कर आने लगे और वो गुस्से और नफरत भरे एक्सप्रेशन के साथ जमीन पर बैठ गया। यहाँ तक कि उसकी आंखों में से आंसू भी आने लगे थे और वो बोला, डैम इट, किलर ऑर्गेनाइजेशन वाले इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? इन लोगों में और चोर लुटेरों में फर्क ही क्या रह गया? ये सरासर धोखाधड़ी है। तभी अचानक प्रताप का शरीर कांपने लगा और दोबारा उसके मुंह से ढेर सारा खून निकल आया और वो जमीन पर अधमरा सा लेट गया। ये देखकर उसका भाई घबराते हुए उसके पास आया और बोला, बड़े भाई तुम ठीक तो हो ना? प्रताप की आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था, लेकिन वो बड़बड़ाते हुए बोला, मैं बदला लेकर रहूंगा, परमार परिवार का, पिताजी का बदला लेकर ही रहूंगा। अभिनव तुम्हें मरना ही होगा। इस वक्त प्रताप और परमार परिवार की वही हालत थी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास सोडा बाहर आना। अभिनव तो सही सलामत बच गया था, लेकिन उनका $1 बिलियन भी उनके हाथ से चला गया था, जो उनकी कंपनी के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा झटका हो सकता था।
प्रताप का भाई रिग्रेट करते हुए बोला, अच्छा होता कि हम कभी भी अभिनव को मारने की सुपारी न देते। पिताजी के जाने के बाद वैसे ही हमारे चारों तरफ हमारे दुश्मन उठ खड़े हुए और हमें मारने की फिराक में। ये सब तुम्हारे गुस्से की वजह से हुआ है भाई। लेकिन प्रताप ये सब कुछ सुनने की हालत में नहीं था। दूसरी तरफ द क्राउन क्लब के अंदर अभिनव और अनन्या पिछली रात देर तक एक्साइटमेंट में जाग रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत देर से सोए थे। सुबह का सूरज निकल आया था और वो अभी भी एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए पड़े थे। तभी गेट पर हंसराज ने नॉक किया और बोला, अभिनव, अनन्या, जल्दी उठो और बाहर आओ। इतनी जोरदार खटखटाहट सुनकर अभिनव और अनन्या दोनों ही घबरा उठे। अभिनव गुस्से से दरवाजे की ओर देखकर बोला, लगता है हंसराज जी को अभी के अभी बच्चे का मुंह देखना है। अनन्या नींद भरी आंखों को मसलते हुए बोली, ओह, क्या कुछ भी बोलते रहते हो। अभिनव अनन्या के माथे पर किस करते हुए बोला, देखो ना, हंसराज जी ने कितनी जोर से गेट बजाया। उन्हें पता नहीं कि इस टाइम पर तुम्हारे लिए क्वालिटी स्लीप कितनी जरूरी है। अनन्या ने अभिनव को बिस्तर से धक्का देकर बाहर गिरा दिया और बोली, अभिनव, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, पर अब जाओ और हंसराज जी से मिलो, जरूर कोई बड़ी बात होगी। अभिनव जमीन पर से अपनी कमर सहलाते हुए उठा और जल्दी से कपड़े पहनकर बेडरूम से बाहर निकल गया। लेकिन उसने देखा कि बेडरूम के बाहर न सिर्फ हंसराज बल्कि कबीर और वाणी भी खड़े थे। ये देखते ही अभिनव का दिल एक पल के लिए बैठ गया और उसने कहा, क्या हो गया, आप सब लोग इतनी सुबह सुबह। हंसराज माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, वो मैं थोड़ा एक्साइटमेंट में आ गया था, इसलिए इतनी जोर से गेट बजा दिया। अनन्या ठीक तो है ना? अभिनव सर पकड़ते हुए बोला, हाँ वो ठीक है, आप बताओ क्या हुआ। हंसराज ने कबीर और वाणी की तरफ देखा और फिर बोला, अभिनव गेस करो। अभिनव जमाई लेते हुए बोला, हंसराज जी, बिना कॉफी के मेरा दिमाग काम नहीं करता, या तो पहले मैं कॉफी पीकर आऊं फिर गेस करूं, अगर आप लोग वेट कर सको तो, और नहीं तो आप जल्दी बोलो बात क्या है। ये सुनकर हंसराज ऑकवर्डली मुस्कुराकर बोला, एक्चुअली एक खुशखबरी है, किलर ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें मारने की मिशन को कैंसिल कर दिया है। एक ही रात में ऊपर वाले ने तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू पकड़ा दिया है। यह सुनकर अभिनव कुछ पलों के लिए तो हंसराज के चेहरे को देखता ही रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सचमुच में उसके ऊपर से इतना बड़ा खतरा टल चुका था। फाइनली अभिनव एक कांपती हुई आवाज में बोला, सच में मिशन कैंसिल हो गया। भले ही दामोदर ने पहले ही अभिनव से कह दिया था कि रंजय मिशन कैंसिल करवा सकता था, लेकिन यह सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा अभिनव को उम्मीद नहीं थी। पिछले 1 महीने से रोज मौत के साए में जीकर अभिनव के कंधे झुक से गए थे, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे उसके कंधे से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। अगले ही पल एक्साइटमेंट में आकर अभिनव ने हंसराज को गले से लगा लिया और एक गहरी सांस लेकर बोला, हंसराज जी, आई लव यू, क्या न्यूज लाए हो। लेकिन अचानक ये सब कैसे हो गया। ये देखकर कबीर और वाणी भी बहुत खुश हुए। कबीर ने अपने एक्साइटमेंट को दबाते हुए कहा, एक्चुअली कल रात डार्क वेब पर एक ऐसी घटना हुई जो बहुत रेयर है। किलर लिस्ट में टॉप रैंक पर बैठे हुए किलर यमराज ने खुद 20 साल बाद आकर डार्क वेब में लॉगिन किया और उसके लॉगिन करते ही चारों तरफ एकदम धमाका सा हो गया। उसने किलर ऑर्गेनाइजेशन को ही धमकी दे डाली कि अगर तुम्हारे खिलाफ चल रहे असैसिनेशन मिशन को कैंसिल नहीं किया गया तो किलर ऑर्गेनाइजेशन को उसका कहर झेलना पड़ेगा। और तभी हंसराज बात काटते हुए एक्साइटमेंट में बोला, और इसी डर की वजह से रातों रात किलर ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे खिलाफ चल रहे मिशन को कैंसिल कर दिया। देखो, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं। अभिनव ने हंसराज के हाथ में पकड़े हुए उस फोन की ओर देखा और वो हैरान रह गया, क्योंकि नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट रहने वाला डार्क वेब का पेज बिल्कुल लाल दिख रहा था। भले ही अभिनव मेंटली प्रिपेयर्ड था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके लिए ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था कि रंजय ने अकेले अपने दम पर ही पूरे के पूरे किलर ऑर्गेनाइजेशन को काबू में कर लिया था। अभिनव ने फोन वापस हंसराज को थमाया और अपने मन में बोला, क्या ये सचमुच में रंजय अंकल ने किया है? इसका मतलब रंजय अंकल ही किलर लिस्ट में रैंक 1 वाले यमराज है।
अभिनव के एक्सप्रेशन को देखकर अचानक माहौल सीरियस हो गया था। इस फीलिंग को कबीर और वाणी भी समझ सकते थे, क्योंकि भले ही वो खुद भी टॉप रैंक वाले किलर्स थे, लेकिन यमराज नाम के किलर की ताकत के आगे वो खुद को बिल्कुल चींटी की तरह महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि रंजय ही यमराज था। अभिनव ने अचानक एक सीरियस टोन में कहा, ठीक है, फिलहाल आप लोग नीचे जाइए। अब अगर असैसिनेशन मिशन कैंसिल हो ही चुका है तो हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अभिनव ने उन लोगों को नहीं बताया कि शायद रंजय ही यमराज था। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव अब अपने बिजनेस पर फोकस कर पाएगा? आखिर कैसा है रंजय और दामोदर के बीच का रिलेशनशिप? क्या रंजय फ्यूचर में अपने किए इस एहसान की दामोदर से भारी कीमत वसूलेगा? क्या प्रताप अभिनव से बदला लेने का अपना फितूर भूल जाएगा, या फिर दोबारा इसी तरह की कोई नई चाल चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।